हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आ गया, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका एजुकेटर CSCH शांतम गुप्ता। कैसे हैं आप लोग सभी? हाउ इज एवरीवन टुडे? और भैया अब कल होने वाला है जीवन या G2 का रिजल्ट। तो भैया उस रिजल्ट के बाद आपके लिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 60% ऑफ चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा फाउंडेशन और इंटर के उन बच्चों को जो यूज करेंगे कोड CSG। तो आज जाइए जल्दी जल्दी, एकदम फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट चटाचट हटाहट। मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? वॉइस कैसी आ रही है देख लूं एक बार। के प्लेटफॉर्म पर ऑलरेडी 60% ऑफ चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मिलेगा फाउंडेशन और इंटर के उन बच्चों को जो यूज करेंगे कोड CSG। तो आज जाइए जल्दी जल्दी, चलो अभी ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, फटाफट चटाचट आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए सारे लोग, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे जल्दी जल्दी आ जाओ भाई। इसके बाद मेरे को अपने चैनल CA शांतम गुप्ता पर एक लाइव भी लेना है बच्चों के साथ, क्योंकि कल बच्चों का रिजल्ट है। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। रिजल्ट जैन वाला का है, धक धक हमको हो रहा है, हमको भी धक धक हो रहा है। आएंगे आएंगे। स्टूडियो का मैं पूरा, अभी स्टूडियो कंप्लीट नहीं हुआ है। जब जिस दिन पूरा का पूरा स्टूडियो कंप्लीट हो जाएगा, हम उसका व्लॉग बना के CA शान गुप्ता पे डाल देंगे, CA शांतम गुप्ता पे पूरा व्लॉग कंप्लीट करके। हाँ, शिवानी मैम के स्टूडियो में है हम जतिन। जैसे तुम्हारा दिमाग कमोड में है वैसे ही आइए, चलिए। बट कोई बात नहीं, तुम जब से फाउंडेशन से पास होके इंटरमीडिएट में गए हो, ऐसा लगता है तुम्हारा दिमाग किसी दिन तुम पॉटी कर रहे थे, फ्लश किए, उसी में बह गया। हम समझ सकते हैं, कोई बात नहीं बेटा, होता है। अरे सबको दिमाग की जरूरत थोड़ी ना होती है बेटा। चलो सर, लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था हम लोगों ने, जरा बता देंगे हमको? लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था अपने ने? आखिरी सवाल कौन सा था हमारा? लास्ट ई सवाल, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड? चलो बेटा जतिन, लेकिन मानना पड़ेगा गलती तुम्हारी नहीं है बेटा। हम फिर वही बात बोलेंगे, इट्स नॉट योर मिस्टेक। गलती तुम्हारी नहीं है, गलती तुम्हारी है ही नहीं बेटा, गलती तुम्हारी नहीं। कभी कभी गलती हमारे नामों में हो जाती है, गलती तुम्हारी नहीं है बेटा, गलती तुम्हारे नाम की है, गलती तुम्हारी नहीं। आ जाओ जल्दी जल्दी आ जाओ। यार इसमें स्क्रीन कास्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा? स्क्रीन कास्ट नहीं होगा तो मैं लिखूंगा कैसे? हाँ आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन कौन सा किया था? 10 किया था ना। आते हैं, आगे बढ़ते हैं 10 से। राधे राधे बेटा, राधे राधे। चलो 11th पे, व्रिजेश लिमिटेड इज अ कंपनी in which Hrikesh Limited is holding 60% of its paid up share capital. One of the shareholders of Hrikesh Limited made a charitable trust and donated 10% shares in Hrikesh Limited and 50 crores to the trust. He appoints Vrijesh Limited as the trustee. All the assets of the trust are held in the name of Vrijesh Limited. Can a subsidiary hold shares in the holding company this way? The answer is yes. The answer is absolutely yes. Sir, as per section number 19, ठीक है, एक सेकंड। अरे इनकॉर्पोरेशन खुल गया भाई गलती से, सॉरी। उसका क्वेश्चन नंबर, सॉरी, उसका क्वेश्चन नंबर 11 खुल गया। वो PDF नीचे की तरफ चला गया था, मैंने देखा नहीं, सॉरी। थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर ले भाई, गर्मी लग रही है, पसीना पसीना, अभी अभी जिम से आए हैं। चलिए पेज नंबर बताइएगा जरा सा, पेज नंबर बताइएगा, पेज नंबर 310 तो फेमा था। पेज नंबर बता दो,
पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर पेज नंबर बोलो 265। ओके बेटा, आप लोग को भी अगर ये बुक चाहिए तो नंबर कोई ना कोई बच्चा चैट में लिख देगा, उस नंबर पर हाय भेज के आप ये किताबें मंगा सकते हो, पूरा का पूरा सेट। क्योंकि किताबें होंगी तभी पढ़ाई होगी ताबड़तोड़, क्योंकि किताबें भी हैं ताबड़तोड़। 265। चलो आ जाओ चलो 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 शुरू करते हैं। 265 क्वेश्चन 10 लास्ट किया था, 11 से करते हैं, ठीक है। एक्सेल डिक्लेयर्ड, ये वाला शायद कर लिया था, फिर भी एक बार बोल देते हैं। एक्सेल डिक्लेयर्ड डिविडेंड फॉर ए शेयर होल्डर इन द एनुअल जनरल मीटिंग ऑन 30, ये हम लोग कर चुके हैं, 11th वाला कर चुके हैं, ये तो मेरे को याद है। ओके ये मेरे को याद है, ठीक है। चलो अब 12th में आते हैं। स्टेट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म डॉक्यूमेंट एज पर द जनरल क्लॉजेस एक्ट। डिस्कस विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ट्रीटेड एज डॉक्यूमेंट। सर वैसे तो दोनों ही डॉक्यूमेंट है, और अगर आपको याद हो डॉक्यूमेंट का हमने आपको प्रॉपर मीनिंग लिखाया था, वो साथ में ना हमने उसकी क्या बोलते हैं, अरे कल्पना व स्किल्ड का वो भी लगाया था। कल्पना व स्किल्ड का पूरा क्या बोलते हैं उसको, फोटो भी लगाई थी, क्या इसकी क्या नाम है, आमिर खान की। So what does document means? Document shall include any matter which is written, expressed, described upon any substance in the form of letter, figure, alphabet, ठीक है, जिसका कोई प्रूफ हो, जिसका कोई पर्पस हो, जिसका कोई प्रूफ हो, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ डॉक्यूमेंट। सबको वीडियो लाइक कर दे बेटा, जो लाइक नहीं करेगा पास नहीं करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं, व्हाट इज अ डॉक्यूमेंट, ठीक है। क्वेश्चन 12, according to section 318 3 clause 18, a document refers to any written record on any substance which serves as a proof, information or evidence, According to section 318, a document refers to any written record or any substance which serves as a proof, information or evidence expressed in form of letters, figures, अच्छा फुल स्क्रीन नहीं आ रही क्या, फुल कर लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड कर लेते हैं। लेटर, फिगर्स, अल्फाबेट्स, लेटर, फिगर, अल्फाबेट्स फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग। ये हो गया सर डॉक्यूमेंट, ठीक है। कि डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है। उसके बाद नीचे दो चीज आ रही होंगी, आई पॉइंट नंबर 1, पहला पूछा क्या पावर ऑफ अटॉर्नी एक डॉक्यूमेंट है। पावर ऑफ अटॉर्नी fulfills all guidelines of a document, hence it is a document under, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करिएगा, अंडर जीसीए जनरल क्लॉजेस एक्ट।
जल्दी जल्दी लिख लो, जल्दी 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 सब लोग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2। दूसरा क्या बोला? चेक चेक चेक, माइक टेस्टिंग 1 2 3। चेक check is also a written document। चेक भी भैया एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है। माइक टेस्टिंग 1 2 3 चेक, डन। अगला, Mr. Mike has lent in house property to Mr. Weiss at a monthly rent of 15,000 per month. The yearly rent agreement was due to expire in near future. Okay. However, Mr. Mike does not intend to continue this agreement and he has sent a notice to Mr. Weiss for the termination of the agreement. Okay. Mr. Weiss on the other hand does not want to vacate the property and hence has returned the notice with the endorsement of, दोनों एक दूसरे से खुश नहीं है, हद बात। Now Mr. Weiss has contended that no notice was served to him, hence there is no need for him to vacate the property। अब हुआ क्या, ईयरली अग्रीमेंट एक्सपायर हो रहा था, एक आदमी रेंट पे रहता, उसकी प्रॉपर्टी हमने रेंट पे देके रखी है, उसने दूसरे को 15,000 पर मंथ में, ईयरली अग्रीमेंट था, एक्सपायर होने वाला है। तो मिस्टर माइक जो लोन देने वाला, मतलब जो घर दिया है, लैंडलॉर्ड जो है, वो नहीं चाहता अग्रीमेंट कंटिन्यू करना, तो उसने वाइस को अग्रीमेंट भेज दिया कि भाई तू खाली कर, ठीक है। मिस्टर वाइस और मिस्टर वाइस ना चाहता ही नहीं है प्रॉपर्टी वैकेट करना, और उसने ना वो नोटिस बिना रिसीव किए वापस भेज दी, क्यों बोल दिया हम नहीं पकड़ेंगे, निकालो इधर से, ठीक है, वापस दे देंगे, भेज देंगे। अब क्या होता है, यहां पर दो आदमी हैं, हमारे सुजान भैया, ठीक है, सुजान भैया देखो कितने सूझे हुए हैं, ठीक है। अब सुजान भैया देखो कितने सूझे हुए हैं। अभी सुजान भैया के दिमाग में क्या आ रहा है, सेक्शन 20 कंपनीज एक्ट, दो लोग आदमी हैं, वो कंपनीज एक्ट का सेक्शन लगा। दूसरा, हमारे मोहम्मद साहिद जी और जतिन जी वहां बैठे हैं, किताब उनके पास खुली है, तो किताब में वो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन देख देख के हमको बता रहे हैं कि करेंसी वाला पॉइंट नहीं लिखा। आंखों में इतनी बोलते ना रोशनी ही नहीं है ये देखने के लिए कि करेंसी की तो कोई डिस्कशन ही नहीं हुआ यहां पर, इसीलिए नहीं लिखा। पर बात क्या है, अगर ये टेस्ट में होगा ना तो ये भी नहीं लिख पाएंगे, अभी बुक देख के ज्ञान दे रहे। आइए, बट क्योंकि अब हमने एक प्रण लिया है कि अब से हम सबसे शांति से बात करेंगे, कोई अगर कोई ऐसी बात बोलेगा जो हमको नहीं पसंद आ रही, उसका हम कोई जवाब नहीं देंगे, एकदम नो रोस्टिंग, नो मीन कमेंट्स, नथिंग। कोई अच्छी बात बोलेगा सुन लेंगे, कोई बुरी बात बोलेगा तो भी सुन लेंगे, कोई जवाब नहीं देंगे। और ये नाउ मिस्टर वाइस हैज कंटेंडेड दैट नो नोटिस वाज सर्व्ड टू हिम एंड हेंस देयर इज नो नीड फॉर हिम टू वेकेट द प्रॉपर्टी। मिस्टर वाइस गलत बोल रहा है, बिकॉज एज पर सेक्शन 27 ऑफ द सेल ऑफ गुड ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट, अगर आपको कोई भी नोटिस बाय पोस्ट, देख लीजिएगा रितिका जी, कोई भी नोटिस बाय पोस्ट मिल गया है, ठीक है, तो फिर इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता अगर उस पर प्रॉपरली एड्रेस किया हुआ है, मुझे फर्क नहीं पड़ता ऐसा वाला, अगर उस पर प्रॉपरली एड्रेस लिखा हुआ है, उस पर पेमेंट हो गई है, प्रीपे हो गया है और वो नोटिस डिस्पैच हो गया है, तो ऐसा मान लेंगे कि नोटिस सेंड हो गया है। इस तरह का सेम क्वेश्चन हम लोग ने और कहां किया था, एक और था ना, इसी तरह का सेम क्वेश्चन एक और भी था ना, ये देखो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 4, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम है, 6 और 4, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। तो बस उसमें 3 कंडीशन होनी चाहिए, पीपीपी हमेशा याद रखना, पीपीपी प्रॉपरली एड्रेस लिखा होना चाहिए, उस पर प्री पेइंग होनी चाहिए और पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, ठीक है। पीपीपी 3 पी, ठीक है, प्रीपेड होना चाहिए, पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए और प्रॉपरली एड्रेस लिखा होना चाहिए, पीपीपी। 3 पी मेंटेन होने चाहिए, 3 पी मेंटेन होने चाहिए।
अरे आज मैं स्मार्ट बोर्ड पे ही लेने वाला था, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद स्मार्ट बोर्ड ना उसका वो शॉर्ट हो गया, प्लग या कुछ शॉर्ट हो गया, या ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई है, क्योंकि वो ऑन ही नहीं हो रहा है। अब देखो कल क्या होता है। कल इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वरना नया स्मार्ट बोर्ड लगवाना पड़ेगा। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म गुड फेथ? ये भी ऊपर कर चुके हैं अभी। 323, 322, गुड फेथ मीन्स एनी एक्ट विच इज डन विदाउट नॉलेज ऑफ एनी इरेगुलरिटी। ठीक है, एनी इरेगुलरिटी विद रिस्पेक्ट टू दिस इनैक्टमेंट। ठीक है, अ थिंग गुड फेथ का मतलब है जब आपने कोई काम ऑनेस्टली किया। ठीक है, ये कर चुके हैं पहले, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ये क्वेश्चन पहले कर चुके हैं। गुड फेथ किए हैं कि नहीं किए? नहीं किए तो करेंगे वापस। अगर एक बार ऑलरेडी लिखा चुके हैं तो दोबारा इसमें दिमाग नहीं दूंगा मैं। नहीं किया, लिख लेते एक बार, कल लिख लेते कोई दिक्कत नहीं। अरे लिख लेते हैं भाई, लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी ये बच्चा देखो, इसका अलग तकलीफ है, इसको अलग इंफॉर्मेशन चाहिए, एक से बढ़कर एक, सब मुझे परेशान किए रहते हैं। आ जाओ सर, सेक्शन 3 क्लॉज 22। स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा तो फिर तो स्मार्ट बोर्ड में ही लेंगे, स्मार्ट बोर्ड लग जाएगा तो उसी में लेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है भाई? क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे भाई? मैंने बोला ना, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, जिसको जो करना है करूं। 14, as Virat Kohli says, no matter know what everybody is saying, don't reply. You know what you are good at, keep doing that. According to section 322 of the General Clauses Act, good faith shall be deemed to be done if the act was done honestly. अरे honestly was done honestly without knowledge of any irregularity. It's time to be wise and ignore the stupidity. आइए, अच्छा, अब उसके बाद यह बात लिखना कि सर डिफरेंट इनैक्टमेंट में गुड फेथ का डिफरेंट मीनिंग लिया गया है। तो अगर कहीं पर गुड फेथ नहीं डिफाइंड है, देन वी विल पिक अप द मीनिंग फ्रॉम द जनरल क्लॉजेस एक्ट। द मीनिंग ऑफ गुड फेथ has been differently provided under different enactments. याद है ना, जनरल क्लॉजेस में उसको इनैक्टमेंट बोलते हैं। एग्जैक्टली, इनैक्टमेंट। The meaning of good faith has been differently provided under different enactments. Sorry, yes. वहीं से करेंगे, नहीं तो यहां से ले लेंगे। एकदम सही बात बेटा, वो तुमको लगता है तो मेरी वो यूएसपी है, मेरी यूएसपी है पढ़ाना मेरे हिसाब से। माई क्वालिटी माई एजुकेशन।
For me, that is my USP. If you think that is my USP, that I roast या मैं कुछ indirect बोल दूं या वो, then you are misunderstanding me and I am miscommunicating my personality to you. So I have to put a stop to it. Because that is not who I am. आइए, the meaning of good faith has been differently provided under different enactments. If the term good faith does not have its meaning provided under respective act, provided under respective enactment, the meaning shall be drawn. The meaning shall be drawn. As you say, Yash beta, as you say. The meaning shall be drawn from the General Clauses Act. From the General Clauses Act. Done. जल्दी लिखो चलो जल्दी लिखो फटाफट अरे घड़ी पे गिर गया घड़ी पे गिर गया आयो हो गया डन चलो आ जाओ What is the effect of implementation of rules that are issued between passing and commencement of enactment? What is the effect on implementation of rules that are issued between passing and commencement? आपको याद हो मैंने क्लियरली आपको बताया सेक्शन नंबर 22 जिसमें एक चीज थी ना नॉस फर्ब मैंने बताया था ना नॉस फर्ब विच इज नोटिफिकेशन ठीक है ऑर्डर्स नोटिफिकेशन ऑर्डर्स स्कीम ठीक है नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम बायलॉज रूल्स रेगुलेशंस ये सब तभी एप्लीकेबल होगा अगर कानून अप्लाई हो गया है तो जब तक कानून ही अप्लाई नहीं होगा तब तक ये सारी चीजें शैल नॉट बी एप्लीकेबल ठीक है तो ये जो भी चीजें हैं ये सिर्फ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट के बाद ही अप्लाई करेंगी नॉस फर्ब लिखाया था ना इसका मतलब बेसिकली क्या है एनी नोटिफिकेशन ऑर्डर स्कीम बायलॉज regulations anything which are launched after the commencement of the act then only they will be applicable अगर वो commencement के पहले उसमें कुछ भी चीजें कही गई हैं तो उनका कोई महत्व नहीं होता उनकी कोई लीगल एप्लीकेबिलिटी होती ही नहीं है आ जाओ सर लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 Question number 15. Section 22. Where the power under a central act where a power under the central act is given to a body where the power under a central act is given to a body to manage its affairs
to manage the affairs related to implementation of the act, where the power under a central act is given to a body to manage the affairs related to implementation of the act. The same entity shall have the power to introduce, amend, vary, introduced, amend, vary any notification, orders, schemes, forms, notification, order, scheme, form, rules, regulations, etc. ठीक है, तो उसके पास ही ये पावर होती है. However, provided that the above shall only apply upon implementation provided that the above shall apply only on implementation, हेलो बेटा, of the enactment. कैसे हैं? एकदम बच्चे लोग एकदम टेंस सिचुएशन में. सब अच्छा होगा बेटा, परेशान मत हो, सब बढ़िया होगा. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी हैप्पी, एवरीथिंग विल बी ग्रेट. टेंशन ना को, जाको राके साइया मार सके ना कोई. Provided that the above shall only apply upon implementation of the enactment. Any, उसमें अब क्वेश्चन किस बारे में बात कर रहा था? रेगुलेशन के बारे में ना. क्वेश्चन सिर्फ इंप्लीमेंटेशन ऑफ रूल्स. अच्छा, रूल्स के बारे में. Any rules introduced, जल्दी लिखो. Any rules introduced prior to commencement are not valid. हुआ सर? आर नॉट वैलिड. हुआ सर? मेरे रिजल्ट के दिन मुझे तो पता भी नहीं था कि आज रिजल्ट है. अच्छा केशव भाई, वेरी गुड. काश शौर्य का भी ऐसा होता, बट उसको पता है. एकदम पहचान लिया बेटा. कल भगवान करे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा हो. अच्छा, ये 16 वाला फिर वही सेम क्वेश्चन है जो 25 बार आ चुका है. एक्चुअली देखो, जितनी बार एमटीपी आरटीपी में क्वेश्चंस है, उतनी बार सेम हमने भी अपनी बुक में डाला, सो दैट यू नो दैट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑफ वेरी हाई इंपॉर्टेंस. वैसे अब तक आप शायद तो आपको समझ में आ गया होगा कि जनरल क्लॉजेज एक्ट में एक इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन, ठीक है, एक गुड फेथ की डेफिनेशन, और एक पोस्टिंग की बात, और नॉस फर्म इज दी ओनली 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर हियर. पीपीपी, प्रॉपरली एड्रेस, प्रीपेड, एंड पोस्टिंग बाय रजिस्टर्ड पोस्ट.
अरे मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है बेटा, हिमांशु, शौर्य, सबके साथ सब बढ़िया होगा बेटा पेपर। अभी 12 बजे मिलेंगे ना, फिर आराम से बातचीत करेंगे। आओ सर, नेक्स्ट। उसके बाद आया क्वेश्चन नंबर 70। मिस्टर आर, एन एडवोकेट, fraudulently deceived his client Mr. Chandan, who was talking, who was taking his expert advice on taxation manner. Okay, now Mr. R is liable to a fine for his fraudulent act, both under the Advocate Act and the Income Tax। मतलब बेसिकली क्या हुआ है, ऐसा एक गलत काम इन्होंने किया है जिसकी वजह से इनको 2 एक्ट में पेनल्टी लग रही है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि 2 में से कौन से एक्ट में इनके ऊपर ज्यादा पेनल्टी लगाई जाएगी। एक ही पेनल्टी लगेगी, स्टेट द प्रोविजन। अच्छा हाँ, अब बोल रहे अब इसके इन्होंने क्या किया, इन्होंने फ्रॉड किया, 2 एक्ट में लायबल हैं, एक इनकम टैक्स एक्ट में और दूसरा एडवोकेट एक्ट में। अब हमसे पूछा जा रहा है बताओ कि ये ऑफेंस एज टू वेदर हिज ऑफेंस इज पनिशेबल अंडर बोथ एक्ट्स और नॉट। क्या ये ऑफेंस दोनों एक्ट के अंदर पनिशेबल होगा या नहीं होगा, यस और नो। क्या दोनों एक्ट में पनिशेबल होगा कि नहीं। नो, ओके, एब्सोल्युटली राइट। एक ऑफेंस 2 एक्ट में कभी भी पनिशेबल नहीं हो सकता। आपको एक जुर्म की सजा एक ही एक्ट में मिलेगी। यू कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस अंडर 2 इनैक्टमेंट्स। ठीक है, तो अगर आप या तो एडवोकेट एक्ट 1961 में होगा, या तो एडवोकेट एक्ट 1951 में होगा, या तो एडवोकेट एक्ट में होगा, या तो फिर उसमें होगा इनकम टैक्स एक्ट में। ठीक है, बट 2 बार नहीं पनिश हो सकते आपको। आर विल बी पनिशेबल इन ईदर ऑफ द 2 इनैक्टमेंट्स, दोनों में नहीं कर सकते। ठीक है, ये है अंडर सेक्शन नंबर 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट। सेक्शन नहीं भी याद रहे कोई जरूरी नहीं है, जनरल क्लॉजेज एक्ट के सारे सेक्शंस वैसे भी किसी को याद नहीं होते। नहीं भी याद हो कोई दिक्कत नहीं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी आपके ऊपर। ठीक है, सेट अ टाइमर फॉर 11:45 PM। ओके, आओ चलो लिख लें इसको भी, छोड़े क्यों, कुछ अलग सा दिखेगा, जिसको अभी तक नहीं लिखे उसको हमेशा लिख लेंगे। ठीक है, चलो। 17 में खतरा है, खतरा तो कल है, कल बेचारा बच्चे डरे पड़े हैं। According to section 26 of the हाँ 57 क्वेश्चन है, तो क्या हुआ, क्वेश्चन रिपीटेड भी तो है। तो तुम क्या चाहते हो बेटा, हम आपको 10 क्वेश्चन कराएं और 10 में से 8 पेपर में आ जाएं? तो इतना तो हंकी डोरी जिंदगी है नहीं। और सोनाली जी आप तो वैसे भी एक ही ग्रुप दे रही हैं, एक साल में अगर आप एक ग्रुप के 3 पेपर के सारे क्वेश्चन नहीं बना पा रही, तब तो दीदी गलत कोर्स है फिर तो। ये तो फाइनल क्लियर करते करते तो 15-20 साल लग जाएंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेज एक्ट,
ठीक है, 1 साल में बेटा नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा लग गया यार, 1 साल। An individual, any person shall not be punished। तो फिर क्यों रोते रहते हो बेटा? मतलब आदत ही है रोने की, है ना, आदत ही है रोने की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉज, एनी पर्सन shall not be punished for the same offense under 2 acts। कलमुही आदत ही है, कुछ कर लेंगे तो भी रोएंगे, नहीं कर लेंगे तो भी रोएंगे। shall not be punished for the same offense under 2 acts। हमको पता है तुम्हारी आदत है, इसीलिए तुम मैसेज करती हो, हम भी सीरियसली नहीं लेते। shall not be punished for the same offense under, therefore Mr. R, therefore Mr. R who has fraudulently deceived Mr. Chandan therefore Mr. R who has fraudulently deceived Mr. Chandan can either be punished under the Income Tax Act or Advocate Acts, but not under both। मतलब दोनों में तो नहीं कर सकते भाई, उसको दोनों में तो नहीं कर सकते। हो गया सर? मैं नहीं हंस रहा, आइए, मैं क्यों हंसूंगा? Elucidate मतलब डिफाइन द टर्म कमेंसमेंट एज पर द जनरल क्लॉजेज एक्ट। सर कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? द डे व्हेन द इनैक्टमेंट कम्स इनटू फोर्स। ठीक है, जिस दिन से वो कानून हमारे ऊपर लागू होता है। बेटा हमारा मैथ्स तो सुबह से ही बच्चों के साथ शुरू हो जाएगा, बाकी देखते हैं। ठीक है, तो कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है? जिस दिन से वो इनैक्टमेंट फोर्स में आता है, दैट इज कॉल्ड द कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट। तो ये हम आपको आज छोटा सा होमवर्क दे रहे हैं, फालतू सा क्वेश्चन। ये याद है क्लास में गाड़ी का एग्जांपल दिया था, प्रो राटा का। सेट क्वेश्चन 90 नहीं, मेरे को ऐसा कुछ भी याद नहीं है सुजल। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूटी टू बी टेकन ऑन प्रो राटा बेसिस एज पर दी प्रोविजन। फिर बोला एक एग्जाम्पल के साथ भी बताना है आपको। तो हमको याद है, ये हम लिखाएंगे। सेक्शन 12 है, जब एक इनैक्टमेंट है जिसमें ड्यूटी दी हुई है, कस्टम लिकर वाला एग्जाम्पल दिए थे, कस्टम का या एक्साइज का, और वो किसी क्वांटिटी पर या किसी मतलब क्वांटिटी पर या यूनिट्स पर या वेट पर या वैल्यू पर एप्लीकेबल होता है, कालरा सर वाला। ठीक है, तो इस तरह की ड्यूटी का जो अमाउंट होता है वो प्रो राटा बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे, इंक्रीज या डिक्रीज होगा बेस्ड अपॉन ज्यादा क्वांटिटी है या कम क्वांटिटी। इजी क्वेश्चन था ये,
ठीक है, बट ये हम करवाएंगे। ठीक है, ज्यादा क्वांटिटी पर ज्यादा, कम क्वांटिटी पर कम। ठीक है, और कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं तो गाड़ी का ही एग्जांपल ले लूंगा, मैं तो गाड़ी का ही एग्जांपल ले लूंगा। क्योंकि एग्जाम्पल तो हम अपने मन से बना सकते हैं ना, हमें इनको फॉलो करने की थोड़ी ना जरूरत। आई क्वेश्चन नंबर 19। हाँ, सेक्शन 12। Section 12 of General Clauses Act states that where duty of customs or excise, हाँ बेटा हो गए। ठीक है, सेक्शन 12 ऑफ जनरल स्टेट्स दैट वेयर द ड्यूटी ऑफ कस्टम्स और एक्साइज इज leviable on any given quantity, weight, units or any other measurement the duty shall be proportioned based upon the quantity, weight, height as may be provided for, लिखो, under the enactment. चल, हुआ सर, हुआ, डन है। ओके, अब एक एग्जांपल लिख देता हूं। एग्जांपल, a car of 1.5 meter is subject to 18% GST and that of greater than 1.5 meter up to 2 meter is subject to 28% GST. If a car is 1.7 meter will fall under 28% GST based on value. मतलब उसका जितना वैल्यू है उसके वैल्यू पर ही टैक्स लगेगा 28। ऐसा नहीं कि पहले पे 18 लगाएंगे, बाकी जो उससे बड़ा है उस पे 28 लगाएंगे, ऐसे नहीं भाई। ठीक है, डन है। एक सेकेंड देना हाँ मेरे को, जस्ट अ मिनट, इसको कॉपी कर लो, मैं एक बार लाइव का लिंक शेयर कर दूं। आज 1.5 साल बाद अपने चैनल पर लाइव लेने जा रहा हूं।
हाँ, मस्त आज बिना पहली इतने दिन बाद बिना अन अकेडमी टी शर्ट के लूंगा. होल न्यू डिफरेंट फीलिंग. आफ्टर 1 let's talk. चलो चलो. चलो. हुआ सर. चलो चलो चलो. क्वेश्चन नंबर 20. सेम क्वेश्चन, सेम एज बिफोर. तो ये हो जाएगा आपका होमवर्क घर में करने के लिए. सेम एज बिफोर होमवर्क घर पे करने के लिए. आइए सर. उसके बाद एग्जामिन द वैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जनरल क्लॉजेज एक्ट. थिंग्स अटैच्ड टू अर्थ हैव बीन हेल्ड एज इनमूवेबल प्रॉपर्टी. हाँ सर, थिंग्स विच आर परमानेंटली अटैच्ड टू अर्थ आर ऑलवेज ट्रीटेड एज इनमूवेबल प्रॉपर्टी. ठीक है, जो ऑलरेडी अटैच्ड है अर्थ से, ठीक है, वो तो भाई इनमूवेबल प्रॉपर्टी होंगे ही. ठीक है, उसमें तो कोई सर पैर की बात ही नहीं. उसमें तो कोई सर पैर की बात ही नहीं है. अगला, द वर्ड बुलक्स कुड बी इंटरप्रेटेड टू इंक्लूड काउ. सर क्या बुलक वर्ड में काउ इंक्लूड होगी क्या? ठीक है, ये मैंने आपको साफ साफ बताया था. ही इंक्लूड्स शी जो है वो सिर्फ ह्यूमंस में काम आता है. यहां पर पास्ट पेपर आपको दिख रहा है, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आ चुका है. ठीक है, कि क्या जब हम बुलक बोलते हैं तो क्या बुलक में काऊ भी इंक्लूडेड होता है क्या? द आंसर इज नो. द आंसर इज नो, बिल्कुल भी नहीं. बुलक डज नॉट इंक्लूड काऊ, नॉट एट ऑल. इट डज नॉट इंक्लूड काऊ एट ऑल. अगेन वो जो मेल और फीमेल वाली बात है ना, वो मेल और फीमेल वाली बात मनुष्य में एप्लीकेबल है. ठीक है, वो गांव गाय भैंस ये सब पर एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, ये सारी चीजों पर वो एप्लीकेबल नहीं है कि गाय गांव भैंस इन पर एप्लीकेबल नहीं है. शेर इन सब पर एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है, बस इंसानों पर, दैट ही इंक्लूड्स शी, और किसी पर नहीं. इट्स ओनली फॉर ह्यूमंस. ठीक है, ये क्वेश्चन होमवर्क में बनाएंगे. ये क्वेश्चन होमवर्क में बनाएंगे. चलिए चलो फिर ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं और इस वीक में ये खत्म हो जाएगा. वेनेसडे को आएंगे तब टारगेट करेंगे 40 तक क्वेश्चन निपटाने की, और अगले मंडे ये खत्म हो जाएगा. क्योंकि फ्राइडे को तो हमारा वो रहेगा, क्या बोलते हैं, जनरल क्लॉजेस. तो नेक्स्ट मंडे विल बी द डेथ ऑफ दिस. नेक्स्ट मंडे ये खत्म करके वेनेसडे को इसके बाद उठाएंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. हम लोग पहले अदर लॉज खत्म करेंगे, उसके बाद फिर कॉर्पोरेट में चलेंगे. अदर लॉज में ज्यादा नहीं, 15-16 क्वेश्चन. ठीक है, वेनेसडे को डे क्या है? 7 तारीख तो नहीं है, तब तो दिक्कत होगी. नहीं, 5 तारीख. ठीक, और 7 तारीख को फ्राइडे है.
उस दिन भी रहेगा। चलो कोई नहीं, चलो अब जाते हैं हम थोड़ा सा अपने चैनल पर, ठीक है। ओके ओके, चलो उसके बाद फिर एलएलपी। हाँ 7th को रोका है मेरा। चलो बाय बाय। टाइमिंग फॉर लाइव, व्हाट लाइव? अभी जाऊंगा 12 बजे लाइव अपने चैनल पे। सी ए शांतम गुप्ता मेरा नाम, सी ए शांतम गुप्ता। चलो। ये भगवान, काली खांसी हो